एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी के इस सेशन में हिस्ट्री विद किंशु की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम विश्व इतिहास में जो इससे आप रिनेसा या पुनर्जागरण कहते हैं वहाँ से कुछ भविष्यवाणियों को आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं कि जब वो परीक्षा में कभी आपको देखने को मिले प्रश्नों के रूप में तो आप सहज रहें और पूरे आत्मविश्वास से भरकर उनके सही ऑप्शन को चुनें। याद रखिएगा, रिनेसा एक फ्रेंच शब्द है और रिनेसा जिसको फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी शब्द है, इसका तात्पर्य होता है हिंदी में पुनर्जागरण, राइट। इसका शाब्दिक जो अर्थ है रिनेसा का वो है फिर से जागना, अर्थात नया जन्म, अर्थात पुनर्जन्म। चूंकि ये विवेक क्रांति थी, इट्स इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, इसीलिए इसे बौद्धिक जागरण भी कहा गया है। इस बात को समझिएगा, यही वजह है कि इसे बौद्धिक जागरण या विवेक की क्रांति के नाम से भी अपन पुकारते हैं। तो यदि यह प्रश्न आपके सामने सहज रूप में आता है कि निम्न में से किस यूरोपीय घटना को विवेक की क्रांति या बौद्धिक जागरण के नाम से जाना जाता है, तो आपका स्पष्ट जवाब होगा रिनेसा अथवा पुनर्जागरण, राइट। तो पुनर्जागरण का एक अर्थ बौद्धिक पुनरुत्थान से भी निकल रहा है। पुनरुत्थान पुनर्जागरण एक ही बात है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न में भविष्यवाणी के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। यदि प्रश्न आ जाए ड्यूरेशन ऑफ रिनेसा यानी कि पुनर्जागरण का काल कितना है, तो याद रखिएगा पुनर्जागरण का काल यूरोप के अंदर, मध्यकालीन यूरोप के अंदर माना गया है 1350 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक का जो काल है वो मध्यकालीन यूरोप में पुनर्जागरण का काल कहलाता है। पुनर्जागरण का जनक कौन किसे माना गया है? पेट्रोक को। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। पेट्रोक को, जो फ्लोरेंस निवासी था, फ्लोरेंस इटली का नगर है, इसीलिए फ्लोरेंस नगर को आप इसीलिए पुनर्जागरण का केंद्र भी कहते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, बेहद महत्वपूर्ण ये तथ्य है कि साहब पुनर्जागरण का केंद्र किस नगर को बोला जाता है, तो ये इटली का नगर है जिसको हमने कहा है फ्लोरेंस। याद रखिएगा, फ्लोरेंस असल में इटली का नगर है जिसे पुनर्जागरण का केंद्र भी कहा जाता है। लेकिन जिस विद्वान को, जिस साहित्यकार, कवि को पुनर्जागरण का जनक माना गया है वो फ्लोरेंस निवासी पेट्रोक था। क्लियर है? याद रखिएगा, सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में वैसारी, इटली का लेखक, ने भवन निर्माण कला या मूर्ति कला में क्रांतिकारी परिवर्तनों को रिनेसा शब्द से संबोधित किया था। तो यदि प्रश्न आ जाए कि पहली बार रिनेसा या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो वो है वैसारी। वैसारी एक इटली का लेखक था। यदि प्रश्न आ जाए सत्य कथन चुनिए, वैसारी ने पुनर्जागरण अवधारणा को किस क्षेत्र के संदर्भ में प्रयुक्त किया था, तो आपका जवाब होगा भवन निर्माण कला या मूर्ति कला के संदर्भ में। क्लियर है? ये बहुत पिंड मतलब की वर्ड्स होते हैं। यदि आपने इनको ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर हम एग्जाम हॉल में फिर कहीं ना कहीं मतलब शिकार होते हैं एंजाइटी का, क्योंकि आते आते प्रश्न हमारे हाथ से निकलते हैं। तो वैसारी ने 16वीं शताब्दी में पहली बार रिनेसा वर्ड को यूज में लिया था, काम में लिया था, लेकिन किस क्षेत्र के संदर्भ में, तो आपका जवाब होगा भवन निर्माण कला अथवा मूर्ति कला के संदर्भ में। क्लियर है? लेकिन एक फ्रांसीसी इंटेलेक्चुअल था, फ्रेंच एक विद्वान था जिसका नाम था दिदरो। दिदरो ने भी रिनेसा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन दिदरो ने रिनेसा शब्द का प्रयोग आर्ट और लिटरेचर के लिए किया है, आर्ट में लिटरेचर के लिए, जबकि जो वैसारी है उसने बिल्डिंग और स्कल्पचर जिसको आप कहते हैं यानी कि मूर्ति कला और भवन निर्माण कला के क्षेत्र में इस शब्दावली का प्रयोग किया। अब ये अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण तथ्य निकलता है। भवन निर्माण कला और मूर्ति कला के संदर्भ में वैसारी ने, दिदरो ने साहित्य के संदर्भ में विशेष तौर पर रिनेसा शब्द का प्रयोग किया है। यदि ये प्रश्न आ जाए कि रिनेसा का आरंभ किस घटना से माना जाता है, रिनेसा का आरंभ, तो याद रखिएगा 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया विद्वानों, साहित्यकारों, शिल्पकारों, बहुत बड़ी बड़ी कला के जो पारखी लोग थे उनका केंद्र था। तो जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में अधिकार हो गया, तो कुस्तुनतुनिया से इन विद्वानों ने शरण लेने के लिए, संरक्षण लेने के लिए एक शरण स्थली के रूप में फ्लोरेंस नगर को चुना। और कुस्तुनतुनिया से आए हुए विद्वानों, साहित्यकारों, संगीतकारों, चित्रकारों, जो राजगीर यानी कि
भवन निर्माण स्थापत्य कला से जुड़े हुए जो कलाकार थे, उन्होंने भागकर फ्लोरेंस नगर में शरण ली। इसीलिए फ्लोरेंस नगर से भी नए नए विचारों का सृजन मूर्ति कला में, भवन निर्माण कला में, साहित्य में, विज्ञान में, जीवन के हर क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उसी क्रांतिकारी परिवर्तन को फिर रेनेसां पुनर्जागरण का नाम दिया गया है। अतः 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार की घटना को हम पुनर्जागरण के नाम से भी पुकारते हैं। राइट, अगली भविष्यवाणी देखिएगा। यूरोप में जो उनका विरासत थी, ऐतिहासिक विरासत, जिसको भुला दिया गया था, उसका इस पुनर्जागरण क्रांति के द्वारा पुनरुद्धार हुआ। यूनान की वैचारिक और कलात्मक समृद्धि ही आधुनिक यूरोप की विरासत बनी, क्योंकि यूनान जो एंशिएंट ग्रीक जो सिविलाइजेशन थी, असल में इट्स अ मदर सिविलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन। आज वर्तमान की जो आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता है, वो यूनानी और रोमन सभ्यता का मिला जुला रूप है। तो पुनर्जागरण ने उस प्राचीन भुला दी गई, बिसरा दी गई यूनानी विरासत को पुनर्जागृत किया और उसी के नींव पर फिर आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का निर्माण हुआ है। अर्थात इसीलिए फिशर ने, समझिएगा बात को, फिशर ने आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत, लिगेसी ऑफ ग्रीस माना है, क्योंकि यूनानी सभ्यता के कारकों ने ही आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का विकास किया है। इस बात को आप लोग समझिएगा। जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, पुनर्जागरण के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद के क्षेत्र में हुआ था। ह्यूमनिज्म या मानववाद का मतलब क्या है? जो भी जीवन का क्षेत्र है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे धर्म हो, उसमें हमने पारलौकिक जीवन को केंद्रीय विषय ना बनाकर, केंद्रीय विषय वस्तु ना बनाकर, भौतिक जीवन में भी जो सजीव मानव है, कला के अंदर, सौंदर्य के अंदर मानव को केंद्रीय विषय वस्तु बनाकर जो सृजन किया गया, जो चिंतन किया गया, जो परिणाम सामने आया, वो ही असल में मानववाद कहलाता है। अर्थात मानववाद एक दृष्टिकोण अथवा वैचारिक व्यवस्था है जिसका संबंध मानव से है, ना कि किसी देवीय शक्ति से, ना कि किसी अलौकिक पदार्थों से, ना कि परलोक से। तो मानववाद एक विश्वास अथवा दृष्टिकोण है जो सामान्य मानवीय आवश्यकताओं पर बल देता है, मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए तर्कसंगत, विवेकजन्य, बुद्धिपरक एवं परिणामजन्य जो प्रयोगों से गुजरा हुआ हो, जो तर्क से चिंतन किया हुआ हो, जो दिखाई दे सकता हो, जिसको प्रमाणित किया जा सकता हो। तो याद रखिएगा, और इसीलिए उससे तर्क संगत समाधान को तलाशता है और मानव को उत्तरदायी और प्रगतिशील बुद्धिजीवी मानता है। याद रखिएगा, ये दृष्टिकोण ही जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो तर्कशील, विवेकशील मस्तिष्क से निकल रहा है, उस दृष्टिकोण को ही ह्यूमनिज्म या मानववाद कहा जाता है। पुनर्जागरण वास्तव में एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्रांति और सांस्कृतिक आंदोलन है। मानसिक क्रांति क्योंकि तर्क और विवेक पर आधारित है, इसीलिए विज्ञान उसको प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक इसलिए क्योंकि इसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ये यूनान की विरासत थी जिसको हमने समय पर भुला दिया था। लेकिन कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, साहित्य के माध्यम से उसका पुनरुत्थान होता है। हेज ने कहा है कि असल में पुनर्जागरण विवेक की जागृति। बहुत सही बात है हेज ने। ये भविष्यवाणियां हैं जो हिस्ट्री विद किंशु प्लेटफॉर्म से आप लोगों को दी जा रही है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और उसके बाद फिर अपने एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करिएगा। राइट, आगे देखिएगा, पुनर्जागरण का स्वरूप और इसकी प्रकृति क्या थी। स्त्रियों को पुरुष के समान स्थान देना, यानी कि इसके अंदर समानता पर आधारित लिंग भेद को मिटा दिया गया था, असमानता पर आधारित। तो समानता पर आधारित स्त्री पुरुषों को बराबर का हक दिया गया, यही तो मानववाद है। इसी को तो आपने अभी जो पढ़ा ह्यूमनिज्म या मानववाद क्या है, जिसके विषय में, जिसके केंद्रीय विषय में मानव है। अब मानव यहाँ स्त्री पुरुष से नहीं है, जो भी जिसको आप सेक्स डिफरेंशिएशन कहते हैं, जेंडर, जिसको आप एक तरह से भेद कहते हैं, रेसिज्म वाली, उसको आपने समाप्त किया। ये धर्मनिरपेक्ष है, ये धार्मिक दृष्टिकोण से पर है, यानी कि जब मानवीय विचार चर्च के
धार्मिक बंधन से मुक्त हो गई, वही पुनर्जागरण था। और फिर वही आगे जाकर पुनर्जागरण का एक पक्ष आपको धार्मिक क्रांति, इसको आप प्रोटेस्टेंट क्रांति कहते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म, उसके रूप में देखते हैं। ये मानववादी दृष्टिकोण था। इसमें मानवीय रुचियों, भावनाओं को कला के द्वारा स्वतंत्र रूप से सौंदर्य की अनंत सीमाओं में प्रदर्शित किया गया। यदि स्त्री है, सुंदर है, तो उसके अंगों का जो चित्रण हुआ है वही मानववाद है, ना कि इस दृष्टि से देखना कि इसमें न्यूडिटी है, इसमें किसी प्रकार की वल्गैरिटी है। ये कला का अपना एक पक्ष है, मैं मेरे पर्सनल विचारों को नहीं रख रहा हूँ। ये मानववाद का एक पक्ष है जिसमें व्यक्ति को अपनी अभिरुचि, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अपनी सौंदर्य परख को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने रखने की, और ये ऑन चॉइस है। हम कोई नहीं होते किसी की चॉइस को दबाने वाले, धर्म के नाम पर, चर्च के नाम पर, देवताओं के नाम पर परलोक का भय दिखाकर। ये ऐसा मानववाद मानता है। पुनर्जागरण आंदोलन वास्तव में नगरीय था, इट्स अर्बन सेंट्रिक। वजह कि कला का उत्थान नगर में हो रहा है। लोक कला ग्रामीण परिवेश की अपनी एक विशिष्टता लिए हुए पृष्ठभूमि होती है। तो याद रखिएगा, जिसको आपने रेनेसा कहा है वो नगरीय, क्योंकि आप लोग अभी जो हमने पढ़ा उसका आरंभ ही कहां से हो रहा है? एक नगर से। ये नगर कौन सा है? इटली का फ्लोरेंस नगर। So center of Renaissance was Florence city of Italy, isn't it? आगे देखिएगा, पारलौकिक जगत की तुलना में भौतिक जगत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। भौतिक जगत जिसका विषय है मनुष्य, इसका केंद्र बिंदु मानव था, जिसमें मानव गरिमा की प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया। यह मध्यम वर्गीय आंदोलन था, पक्की बात है, क्योंकि उच्च वर्ग को तो वैसे कला का पार्क ही माना गया है, निम्न वर्ग को कला से मतलब नहीं था। मध्यम वर्ग के विचारों को चर्च ने जकड़ रखा था। उसके पास न आर्थिक स्वतंत्रता थी, न बौद्धिक स्वतंत्रता थी, न कलात्मक स्वतंत्रता थी। वो विरासत को जानता तो था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति चर्च के डर से, पोप के डर से, पादरी के डर से, ईश्वर के डर से नहीं कर पाता था। जब ये धार्मिक बंधन टूटे, जब उसका सामान्य व्यवहारिक दैनिक जीवन जब चर्च के बंधन से टूटा, वही मानवीय क्रांति थी, वही विवेक की क्रांति थी, वही मानववाद की स्थापना थी, वही पुनर्जागरण था। वैज्ञानिक, विवेकशील, तर्कसंगत दृष्टिकोण वाला आंदोलन ही असल में पुनर्जागरण था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नॉलेजेबल सेशन आपको काफी पसंद आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अगली भविष्यवाणी, चिंतन की स्वतंत्रता उत्सुकतापूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक था। याद रखिएगा, यानी कि जो पुनर्जागरण था उसमें चिंतन की स्वतंत्रता उत्सुकतापूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक था। इसमें वैज्ञानिक परीक्षण तथा तर्क प्रणाली पर अधिक जोर दिया गया था। याद रखिएगा, दांते को जो इटालियन जो पोइट्री थी, इतावली जो काव्य पद्य था, उसका जनक माना जाता है। दांते बहुत पुनर्जागरण का अग्रगामी कवि था। क्लियर? इसे आधुनिक युग का प्रथम कवि भी कहा जाता है दांते को। इसकी रचना डिवाइन कॉमेडी बहुत युगांतकारी रचना है, जिससे इटली का प्रथम महाकाव्य भी कहा गया है। दूसरी रचना इसकी डिविटा नुओवा, जिसे इटली का प्रथम प्रेम काव्य भी कहा गया है। डिवाइन कॉमेडी एवं डिविटा नुओवा which was written by दांते। क्लियर? दांते को इटालियन पोएट्री का फादर यानी कि इतावली काव्य का जनक भी माना जाता है। पेट्रोक हम लोग पढ़ चुके हैं, पुनर्जागरण का जनक बोला गया है, इसको प्रथम मानववादी बोला गया है, इसको मानववाद का जनक बोला गया है, इसको प्रथम आधुनिक मनुष्य बोला गया है। आधुनिक युग का प्रथम कवि याद रखिएगा दांते को बोला गया है, जबकि आधुनिक युग का मनुष्य, मानववाद का जनक, प्रथम मानववादी पुनर्जागरण का जनक पेट्रोक को बोला गया है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सेशन छोटे हैं लेकिन गहराई लिए हुए हैं, विश्लेषणात्मक अप्रोच लिए हुए हैं, भविष्यवाणियां हैं। ग्रहण करिए, आगे बढ़िए। मैकियावेली, डिफरेंस का लेखक, राइट? इसको आधुनिक चाणक्य बोला गया है, इटली का चाणक्य बोला गया है, अपने युग का शिशु बोला गया है, इसको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का गुरु और पाश्चात्य चाणक्य भी बोला जाता है। रेबलोस को फ्रांसीसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा, रेबलोस को फ्रांसीसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। ये तमाम विद्वान पुनर्जागरण काल के प्रख्यात लोग थे, जिन्होंने पुनर्जागरण को सही अर्थ में स्थापित किया, परिभाषित किया और व्याख्यायित किया। जेफरी चौसर, इसको ब्रिटिश काव्य का जनक कहा जाता है, यानी कि फ्लोरेंस से जो क्रांति आरंभ हुई
अब वो यूरोप के अलग अलग नगरों में फैल रही है। वहां पर जिनके जो इस पुनर्जागरण क्रांति के वाहक थे उनको आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे जेफरी चौसर ब्रिटिश काव्य का जनक बोला जाता है, इसको जॉन ब्राइडेन ने ब्रिटिश काव्य का जनक कहा है, और इसको ब्रिटिश होमर भी कहा जाता है जेफरी चौसर को। आप लोग देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गागर में सागर है, ये गोताखोर रूपी, जिसको आप कह सकते हो एग्जाम बाबा, वो मोती के रूप में भविष्यवाणी करके आपको ये अमूल्य मोती प्रदान कर रहे हैं प्रश्नों के रूप में, तथ्यों के रूप में। आगे देखिएगा, एरास्मस की प्रसिद्ध पुस्तक है इन प्रेज ऑफ फॉली। इन प्रेज ऑफ फॉली, जिसने पुनर्जागरण को वास्तव में ये जो कह रहे हैं कि हमने चर्च के धार्मिक बंधन से मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया उसकी इच्छाओं को, यही वो ग्रंथ है इन प्रेज ऑफ फॉली विच वाज रिटन बाय एरास्मस। एरास्मस को मानववादियों का राजकुमार, जबकि आप लोगों ने देखा था, इधर देखिएगा, पेट्रो को आपने क्या कहा है, पेट्रो को आपने पुनर्जागरण का जनक कहा है, प्रथम मानववादी का है, मानववाद का जनक का है, जबकि इसको मानववादियों का राजकुमार, क्लियर, जनक पेट्रो, राजकुमार एरास्मस, प्रथम यूरोपीय, विश्व का नागरिक, यूरोप का विद्वान, प्रबुद्ध डरपोक विद्वान और ईसाई मानवतावादियों की ताज की महिमा भी एरास्मस को कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में दी गई नॉलेजेबल जानकारियां, नॉलेजेबल फैक्ट्स आपको बेहद रुचिकर लग रहे होंगे। इसी प्रकार के नॉलेजेबल सेशंस को पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में एग्जाम बाबा की नई भविष्यवाणी को लेकर मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।